नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे अपने फार्मर्स बिल पे। जो 3 फार्मर्स बिल आए हैं जिसके ऊपर हमारे पंजाब और हरियाणा के किसान और कुछ राजस्थान और यूपी के किसान जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, आज हम लोग बात करेंगे कि एग्जैक्टली मैं दोनों तरफ का आपको जो है इसके जो प्रोज हैं या फिर कॉन्स हैं मैं आपको दोनों बताऊंगा और आप खुद ही फैसला कीजिएगा कि इन दोनों में से कौन सा सही है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोगों का जो जो पहला फार्म बिल है, ठीक है, वो है बिल ऑन एग्री मार्केट फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। इसका सिंपल सा एक कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूँ। वन लाइनर है कि किसान जो है पूरे इंडिया के अंदर अपनी फसल लेकर कहीं भी बेच सकता है। मैंने 5 साल कॉर्पोरेट में काम किया, 2 साल पहले मैंने जॉब छोड़ी और मैं खेती के अंदर आया, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा था इस सेक्टर के अंदर जो है मुझे कुछ ना कुछ जो है मुझे करना चाहिए। एंड बीइंग एन इंजीनियर मुझे लगता था कि इसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बहुत कमी है। तो मैं एग्रीकल्चर में आता हूँ और शायद कुछ अलग करके देखते हैं, क्योंकि सारे के सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो मेट्रो सिटीज़ में हैं या फिर बी टायर सिटीज़ में रहेंगे, पर गांव के लिए कोई कुछ करना नहीं चाहता। क्यों? वहाँ से उनको पैसा नहीं मिलेगा, और जहाँ पैसा नहीं मिलेगा वहाँ पे कंपनीज काम नहीं करना चाहती। भाई उनकी बात भी ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है और किसान अपनी जगह ठीक है। जब मैं 2 साल पहले आया तो मुझे लगता था कि यार खेती के अंदर क्या है, सारे के सारे तो यार सब्सिडी मिल जाती है। यूरिया जो है 900-1000 रुपये का इनको पड़ना चाहिए, जो एक्चुअल कॉस्ट आती है वो इनको 350 रुपये का मिल जाता है। डीएपी इनको 1100 रुपये का मिल जाता है। पोटाश इनको 900 रुपये का मिल जाता है। तो इनके सारे इनपुट्स पे तो जो है सब्सिडी हो जाती है। अल्टीमेटली फिर ये लोग तब बेचने जाते हैं तो इनको एमएसपी मिल जाती है। कितना सिंपल है ना। जब मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा कम हो गया और मेरी जो फसल है वो ले ली। पर जब एक्चुअल में मैंने काम करना शुरू किया एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है, मैं सिर्फ एक एग्रीकल्चर में एक एज अ ट्रेडर में काम नहीं करता हूँ। मैं एग्रीकल्चर अपने खेतों में खुद चीज़ों को उगाता हूँ। अभी हम लोगों के खेतों में जो है गेहूँ उगा हुआ है, ठीक है, कुछ दिनों पहले राइस था, और अभी हम लोगों ने मटर, जो आप बोलते हो एक गार्डन पी या जो हरी मटर होती है हमारे जो घर में होती है, अभी हम लोग जो है मूंगफली बोएंगे। आपको पता है मेरी सबसे बड़ी टेंशन क्या रहती है कि मैं इतने सारे प्रोड्यूस को मैं बेचूंगा कहाँ। शुरू में मुझे लगता था कि मैं कनेक्ट कर दूंगा शहर को और गांव को, और मैं गांव का जो प्रोड्यूस है उसको उठाकर हम लोग शहर लेकर आ जाएंगे। पर दोस्तों इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब फसल टूटती है ना या कटती है तो टनों टनों में फसल निकलती है। वो सिर्फ मंडी या फिर बड़ी कंपनीज उठा सकती हैं। हम लोग उसको रिटेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिटेलर को चाहिए डेली बेसिस पे, और किसान के पास जो है कोल्ड स्टोरेज नहीं है। अगर आज मेरी मटर टूटती है, सारी की सारी आ जाती है सपोज कीजिए, और मेरे पास जो है 100 कुंटल मटर है, तो 100 कुंटल मटर में रिटेल में तो मैं दे नहीं सकता हूँ। तो मैं करूँगा क्या? मेरे को अल्टीमेटली मजबूरी में मुझे मंडी में बेचना पड़ेगा उसको। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, मंडी में बेच रहा हूँ मैं। पास में मेरी मंडी है, 5 किलोमीटर दूर मेरी मंडी है, दूसरी मंडी मेरे पास 10 किलोमीटर दूर है। हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि मैं एक वेस्टर्न यूपी में रहता हूँ, तो वहाँ पे मंडी जो सिस्टम है बहुत अच्छा है। देश में कई जगह ऐसी हैं जहाँ 100-100 किलोमीटर तक कोई मंडी नहीं है। तो आप मुझे इतना बताइए कि जो एक किसान है वो बेचारा, जब उसका लोग बोलते हैं पूरे इंडिया में आप कहीं भी बेच सकते हो, यार किसान के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो 5 किलोमीटर दूर की जो मंडी है ना वहां भी उसको ले जाए। तो जैसे तैसे करके लोग क्या करते हैं कि म्यूचुअली एक ट्रॉली ट्रैक्टर ट्रॉली करते हैं, उसमें अपनी फसल डाल कर ले जाएंगे। जो छोटे किसान हैं, 5-5, 10-10 बीघा लोगों के पास जमीन बची हुई है, आप उनको बोलते हो कि जब उसके खेत में से जो है गेहूं निकलेगा या कुछ निकलेगा वो कर्नाटका बेचने जाएगा, वो बंगाल बेचने जाएगा, वो कहाँ बेचने जाएगा? वो कहीं नहीं बेचने जाएगा बेचारा। उसको सिंपल सा चाहिए, उसको पास वाली मंडी में ही रेट चाहिए। वो बेचारा बेचने चला जाएगा, चलो कर्नाटका चला गया, वहां भी तो फिर मार्केट फोर्सेस है ना, सप्लाई डिमांड का खेल है। क्या करेगा वो आदमी? कुछ नहीं कर सकता। यहाँ से आदमी जो है 1000 रुपये खर्च करके जाएगा एक्स्ट्रा जो है, और वहां भी वो इतने का ही बिकेगा जितने का यहाँ बिक रहा है। तो फालतू में उसका मतलब इलॉजिकल चीजें हैं ना, कि जितने का 5 किलोमीटर दूर मंडी में जितने रुपए की मेरा एक्स अमाउंट में बिक रहा है, और मैं कर्नाटका जाकर बेचूंगा, बंगाल जाकर बेचूंगा, महाराष्ट्र जाकर बेचूंगा, जब भी मेरा उतने में बिकेगा, तो मैं क्यों जाऊंगा वहां पे? अब 5 बीघा की खेती यार कितनी कम होती है, उसके लिए क्या मैं इतना मैं आपको बताता हूँ। मैंने मुंबई जॉब किया, मैंने बेंगलोर किया, मैंने हर स्टेट देखा, ठीक है, और बड़ी बड़ी पीएसयूज में मैंने इंटर्नशिप की, सब कुछ था। मेरा पूरा इंडिया देखा हुआ है, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती कि जो मेरा प्रोडक्ट है मैं उसको किसी और मंडी में बेच पाऊँ। मेरे से दिल्ली सिर्फ 132 किलोमीटर दूर है मेरे गाँव से, हम लोग दिल्ली तक नहीं बेच पाते।
रेट नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या होगा। अगर मैं इतना ट्रांसपोर्टेशन में खर्च करके वहाँ पहुँच भी गया, अगर मुझे वहाँ रेट नहीं मिला तो मैं लौटा कर तो उसको ला नहीं पाऊंगा, क्योंकि पेरिशेबल आइटम है, ख़राब हो जाएंगे वो, तो मेरे को मजबूरी है वहाँ बेचना पड़ेगा। तो कम से कम 5 किलोमीटर दूर मंडी है, मुझे ये तो टेंशन रहती है कि मैं चला गया भैया, नहीं हुआ तो लौटा लाया, फिर अगले दिन भी मैं जा सकता हूँ, या मैं वहाँ के जो कमीशन एजेंट है, जो आड़ती है, उन लोगों से मैं पर्सनली जो है मैं टच में रह सकता हूँ। तो देखिए मुझे लगता है ये जो है कि आप ऑल ओवर इंडिया बेच सकते हो। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मेरे को भी शुरू में बड़ा अच्छा लगा था कि यार मैं तो कहीं भी बेच सकता हूँ, कुछ भी हो सकता हूँ, बट प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड इट्स नॉट फिजिबल। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप यूएस में जाकर देखेंगे, वहाँ पे 500 बीघा, 600 बीघा, एक बहुत छोटे किसान की बात कर रहा हूँ, आप पे होता है। हम लोगों पे 5 बीघा, 4 बीघा, 10 बीघा, और हम लोगों की जनरेशन में आके तो 2-2 बीघा, 3-3 बीघा लोगों के पास ज़मीनें हैं। तो ये 2 बीघा ज़मीन, 3 बीघा ज़मीन, 5 बीघा ज़मीन, 10 बीघा ज़मीन में क्या करेगा वो आदमी? कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरा जो बिल है आपका, बिल ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। ठीक है, चलो ठीक है भाई, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है भाई, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। जब रेट होते हैं ना, जैसे इस बार आलू के रेट थे, इस बार आलू का रेट जो है कट्टा जो है आपका 1500 रुपये कुंटल तक हो गया है। और जो आपका जो बोरी होती है, जो बैग होता है 50 kg का जो है आपका, वो 750-800 रुपये का बिका। एक एक बीघा में आदमी के जो है 30-30 हज़ार बचे। ठीक है, एक एकड़ में मतलब आपके 1.5 लाख रुपये बचे। तो जो व्यापारी होते हैं, जो छोटे, आप बोल सकते हो कंपनीज, क्या बोलोगे उनको, ट्रेडर्स बोलोगे, वो आपके खेत पर आकर उसको खरीद लेंगे। बट आलू जो होता है जब 1-1, 2-2 रुपये होता है, तब क्या? जब उसको कोई लेने नहीं आता, फॉरगेट अबाउट अच्छा प्रोडक्ट, बेकार प्रोडक्ट, उसको लेने ही कोई नहीं आता है। अब बड़ी कंपनीज ये बोलती हैं कि चलो ठीक है, उसने बोल दिया एक सेट ऑफ पैरामीटर्स हैं, सपोज कीजिए आलू है, ठीक है, चिप्स जो हम लेस से हम लोग टाइप कर लेते हैं, मैं टाइप करूंगा, ठीक है, हम लोग अपने गांव के जो है सबसे बड़े फार्मर्स हैं, मैंने कर लिया उससे टाइप, मैंने बोल दिया भाई मैं तुमको आलू दे दूंगा, वो बोलेंगे मुझे आलू ऐसा होना चाहिए, उसकी डायमेंशन ये होना चाहिए, उसका रेडियस, डायमीटर, दिस एंड दैट, ये सब होना चाहिए। मैंने आलू कर दिया और ठंड ज़्यादा हो गई, ओले पड़ गए, ये हो गई, मेरी हो गई फसल खराब, मेरा आलू जो है मोटा नहीं हो पाया, छोटे ही रह गया, जो भी हो गया, अब मैं क्या करूँगा? वो तो बोलेंगे भाई हमारा जो है आपसे जो रेट तय हुआ था वो 30 रुपये किलो में हुआ था, बट आपकी जो फसल है बेकार है, अब हम आपको 10 ही रुपये देंगे। अब मैं क्या करूँगा? मेरा जो आलू फैक्ट्री में नहीं बनता है, खेत में बनता है, या मेरी मटर हो गई या मूंगफली हो गई। किसान को ये पता नहीं होता दोस्त कि वो पहले जो पैसा है ना अपना, पहले वो ज़मीन में डाल देता है, फिर वो सोचता है कि यार मेरे को जो फसल है वो कब मिलेगी। आई डोंट नो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अच्छी हो सकती है अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में थोड़ा सा मतलब एक फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ हो, कि अगर फसल बिगड़ जाती है तो एक ग्रेड का होगा तो हम लोग ये प्राइस देंगे आपको, इससे डिग्रेडेड मतलब अगर ग्रेड का है तो हम आपको ये प्राइस देंगे, पूरी टेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा ये होगा जब भी हम लोग लेंगे, नहीं तो नहीं, यस और नो में कुछ नहीं हो सकता इसमें। और फार्मर्स जो है अगर उसे कोई इशू है तो कहाँ जा सकता है? एसडीएम के पास जा सकता है। एसडीएम क्या है? वो सरकार की तो एक पार्ट है। इस लॉ के अंदर सबसे बुरी चीज़ क्या है? जुडिशरी को इन्होंने बाईपास कर दिया है। आप जुडिशरी को बाईपास कर दिए इस केस में, क्यों भाई? कहाँ जाएगा वो? एसडीएम किसकी सुनेगा? डीएम की सुनेगा? डीएम किसकी सुनेगा? सरकार की सुनेगा? सरकार किसकी सुनेगी? कॉर्पोरेट्स की सुनेगी। 5 बीघा वाला किसान यार मुझसे नहीं लड़ सकता, वो बेचारा पेप्सी से क्या लड़ेगा? आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? और होगा क्या अल्टीमेटली? चलो मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर भी ली तो होगा पता है क्या? मैं तो कंपनी से सीधे टाइप कर लूंगा। छोटे छोटे फार्मर्स के पास वो क्यों आएगी? 5-5, 2-2 बीघा के पास वो सीधे आएगी ना, 100 बीघा, 200 बीघा, 150 बीघा वाले किसानों के पास। फिर वो बड़े किसान क्या करेंगे? एक्सप्लॉइट करेंगे। जो छोटे वाले हैं एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे? वो ये बोलेंगे कि भाई ऐसा है, तुम्हारा तो कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं पा रहा है, हम तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, तो मेरी जो फसल बिक रही है 30 रुपये किलो में, तो मैं तेरे से जो है 25 रुपये में लूँगा, तो 5 रुपये कमीशन जो है बड़ा फार्मर खाएगा। तो अल्टीमेटली तो जिन लोगों के लिए लॉज लाए जा रहे हैं, अल्टीमेटली तो फिर और एक्सप्लॉइट होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? तो यार लॉज, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर ये एक अच्छी क्या बोलोगे, एक माइंडसेट से लाए हों या किसान की भलाई के लिए लाए हों, ठीक है, बट उसमें क्या है, छोटे छोटे लूप होल्स हैं जो आपको फार्मर्स बता रहे हैं, तो आपको उसमें अमेंडमेंट करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने जो बना दिया वो बना दिया, उसको आप चेंज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका जो तीसरा बिल है वो है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, ठीक है, 2020। उसमें कंसर्न क्या है
कि वो बोल रहे हैं कि बड़ी कंपनीज हो गए, ट्रेडर्स हो गए, वो अनलिमिटेड स्टॉक कर सकते हैं। यार अगर कोई भी चीज़ अनलिमिटेड आप स्टॉक कराओगे तो जब सस्ता होगा वो अपने गोदामों में उसको भर लेगा और फिर प्राइस को जो है मतलब बढ़ाकर फिर उसको धीरे धीरे रिलीज करेगा, तो उसके हाथ में अल्टीमेटली प्राइस आ गया ना। फार्मर को क्या मिला इसमें अल्टीमेटली? ये तो एक तरीके से जो बड़े किसान है, आप बोल रहे हो किसान जो है ना अपने को रोक सकता है, किसान के लिए कितनी अच्छी चीज़ होगी, अभी प्राइस नहीं मिल रहा है तो उसको स्टॉक कर ले और फिर कर ले। अच्छा एक बात बताओ, मटर को स्टॉक कर लूंगा मैं, टमाटर को मैं स्टॉक कर लूंगा, मैं कैसे स्टॉक कर लूंगा जब मेरे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है? तो बड़ी कंपनी तो स्टोर कर सकती है। मटर को क्या करेगी, वो फ्रोजन पीस बना के बेच देगी पैकेट में करके। किसान क्या करेगा? और किसान यार स्टोर क्यों नहीं कर सकता, मैं आपको बताता हूँ। वो जब ये फसल बेचता है, जब वो अगली फसल के लिए फर्टिलाइजर लेकर आता है, उस पर अपना लीज रेंट का पैसा देता है जो लैंड ली होती है उसने, उसके बाद पेस्टिसाइड्स का खर्चा आता है, मतलब अगली फसल का जो भी खर्चा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो पुरानी फसल से निकलता है। अगर उसे 3 महीने रोक लेगा तो अगली फसल कहाँ से बोएगा? तो उसको तो वैसे भी नुकसान हो गया। तो आपको क्या लगता है फार्मर में इतनी अकल नहीं है कि अभी प्राइस डाउन होंगे 2 महीने बाद अच्छे होंगे तो मैं रोक लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ? ये अभी सरकार आके बताएगी उसको? तो यार देखो छोटी छोटी चीज़ें, मैं आपको बहुत छोटी सी चीज़ बताता हूँ। लोग बोल रहे हैं कि एमएसपी होना चाहिए। एमएसपी क्यों होना चाहिए? आप जहाँ भी काम करते हैं, ठीक है, आप कहीं भी काम करते हैं, अल्टीमेटली आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है ना, उसके ऊपर आपको इंसेंटिव मिलता है। आपको पता होता है कि मुझे 30 तारीख को इतना मिलेगा। फार्मर को कुछ पता ही नहीं होता है। पहले तो उसको ये नहीं पता होता कि मेरी फसल होगी कितनी। कभी 2 कुंटल निकल आता है गेहूँ, कभी 3 निकल आता है, कभी 4 निकल आता है, ऊपर वाले के ऊपर है। इनपुट कॉस्ट उसकी उतनी निकल आती है, प्रोडक्शन का उसकी कोई गारंटी नहीं है। ऊपर से प्रोडक्शन की तो गारंटी नहीं है, वो तो वेरिएबल है ही। उसके बाद वो मंडी में जाता है जब उसको रेट की कोई फिक्स नहीं है, तो कम से कम यार उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये है कि खुदा ना खास्ता अगर उस आदमी को प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो यार वो इतना तो नीचे ना गिर जाए कि वो फिर ब्याज ले 3% पे 2% पर मंथ पे, बता रहा हूँ मैं आपको, गाँव की जो ब्याज होती है, फिर वो उसकी ब्याज को चुकाता रहे और फिर उसी में फंस जाएगा वो। अगली फसल जब तक कटेगी वो बोलेगा महाजन से कि भाई साहब मैं आपको जो है 3% पर मुझे दे दो, इस बार मेरी फसल खराब होगी, मैं आपको अगली फसल पे दे दूंगा। जब तक उसकी अगली फसल कट के आएगी और उसको अच्छा रेट भी मिल गया तो तब तक उसका इंटरेस्ट इतना हो जाता है वो पूरी फसल जो महाजन ले लेता है। और बाई चांस अगर वो भी नुकसान में चली गई तो फिर तो जो उसके घर पे जो इकट्ठा हुआ है, उसने जो बेचारी सेविंग कर रखी है किसी भी चीज़ के लिए, वो भी खत्म हो जाती है। फिर तो वो इतना ज़्यादा धंस जाता है ज़मीन में कि कभी निकल नहीं पाता। एमएसपी का मैं आपको बताता हूँ, पट्टे की ज़मीन 4,500 से लेकर 5,000 रुपये साल के लिए मिलती है, एक बीघा हमारे यहाँ पे। एक साल में 3 फसल हो पाती है, तो एक फसल पे मोटा मोटी जो है आपको 1,600-1,700 रुपये पड़ेगा। आपको 1,500 पकड़ लो आप मोटा मोटी, ठीक है। आपके फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो गोबर वगैरह हो गया, या फिर आपका डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, पोटाश हो गया, 1,500 रुपये। आपका लैंड प्रिपरेशन जिसमें आपका टिलिंग हो गई, हैरो हो गया, या फिर उसमें जो सीड का सोइंग के लिए जो मशीन होती है 500 रुपये बीघा मान लो आप। वाटर जो है खरीदना पड़ता है आदमी को जो है, ठीक है, 100 रुपये घंटे के हिसाब से मिलता है। 5 बार भी पानी लगाएगा तो 500 रुपये हो गए, 1 घंटे में 1 बीघा भर जाता है, 500 रुपये हो गए। फिर आपका जो है दवाइयों का खर्चा, वो 500 रुपये पकड़ लो। मोटा मोटी अगर आपका जो खर्चा है वो 4 से लेकर 4,500 रुपये हुआ, गेहूँ हो जाए, मक्का हो जाए, बाजरा हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो 4 कुंटल के आसपास निकलती है एक उसमें, 1 बीघे के अंदर हमारे यहाँ पे। अब 4 कुंटल अगर निकलेगी और 4,000 मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, तो कम से कम 1,000 रुपये में 1 कुंटल मेरा बिकना चाहिए। जब जाके मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीट होती है विदाउट एनी लेबर। मैं अपनी लेबर अगर मैं जीरो लगा लेता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं तो 300 रुपये में जो है हमारे यहाँ पे एक लेबर कॉस्ट होती है। अब किसान खुद भी लगा है, अपनी वाइफ को भी लगा है, अपने बच्चों को भी लगा है, उसकी मैं जीरो मान लेता हूँ, जब भी 1,000 रुपये में बिकना चाहिए। और अगर मैं उसका जो है पूरी फैमिली की अगर मैं सिर्फ लेबर लगा लेता हूँ तो आप कैलकुलेट करोगे ना इसको, तो 1,700-1,800 रुपये आएगा। और मक्का इस बार बिकी कितनी है? 1,000 रुपये। तो मतलब 1,800 रुपये उसने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगाई है अपने घर से, ठीक है। और उसका कौन कितने में बिका है, मक्का कितने में बिका है? एक का तो यार 700 रुपये में बिका है मेरे जानने वाले का। 700 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये। अब 900 रुपये वो अपनी जेब से भर रहा है शहर वालों को खिलाने के लिए। क्यों भरेगा भाई वो? एक तो वो बेचारा मेहनत करे, कम फैसिलिटीज़ में रहे, फिर अपनी जेब से जो है आप लोगों का पेट भी भरे। वो ये नहीं बोल रहा है कि मेरे को जो है 1 कुंटल का 5,000 प्राइस दे दो, वो बस इतना बोल रहा है कि भैया मुझे 1,700-1,800 रुपये, मतलब आप कैलकुलेट कर लो जितना मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कम से कम उतना तो दे दो। मेरी किस्मत अच्छी हुई, मार्केट फोर्सेस पर मैं डिपेंड करता हूँ, कोई बात नहीं, मेरी कभी 2,000 बिक जाएगा, मेरा 2,500 बिक जाएगा, मेरा 3,000 बिक जाएगा, तो मेरी किस्मत है। बट मेरी अगर किस्मत खराब है तो कम से कम मैं इतने तक तो छूट जाऊँ 0/0 पे, कि जितना मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उतना मेरा ये हो जाए।
बट नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है यार, देखो एमएसपी खाली ग्रेन्स की नहीं होनी चाहिए, टमाटर की होनी चाहिए, मटर की होनी चाहिए, एक लिस्ट ऑफ कमोडिटीज़ बने जो इंडिया के अंदर होती हैं, उन सब की एक एमएसपी हो कि जो किसान अपनी जेब से लगा रहा है बेचारे को उतने तो मिल जाए यार। बाकी आपको समझदार हैं, कौन सही बोल रहा है कौन खराब बोल रहा है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सारे के सारे लॉज बेकार हैं, ठीक है, पूरा लॉ बेकार नहीं हो, बट कम से कम जो है इसमें अमेंडमेंट तो ज़रूरी है। मेरे को जो सबसे सबसे ज़रूरी जो बात लगती है इसमें, सबसे ज़रूरी बात लगती है, कोई भी कंपनी खरीदे, कंपनी खरीदे, बड़ी कंपनी खरीदे, छोटी कंपनी खरीदे, ट्रेडर खरीदे, छोटा व्यापारी खरीदे, कोई भी खरीदे, हमें उससे क्या लेना देना है। बस एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दो। मुझे यार 1800 रुपये कोई भी दे रहा है, मुझे उससे क्या लेना देना। मुझे पेप्सी दे रही है, मुझे कोका कोला दे रही है, मुझे सरकार दे रही है, मुझे स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, या फिर मेरे को बड़ा किसान दे रहा है, या मेरे को व्यापारी दे रहा है, मुझे उससे क्या लेना देना है। मुझे अल्टीमेटली क्या चाहिए, मुझे अल्टीमेटली मेरी फसल का प्राइस चाहिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आशा करता हूँ आपको मैं समझा पाया हूँगा जो मैं कहना चाहता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम।